आज हम टेंथ का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो टेंथ के एग्ज़ाम के लिए और टेंथ लेवल के कंपटीशन के लिए ये चैप्टर बहुत यूजफुल है, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम से कंपटीशन तक। तो इस चैप्टर को देखिए और कंपटीशन या एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा लाभ उठाइए। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Hussain, Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. हुसैन सर। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है, इसके बारे में देखिए और समझिए। दूध से दही का बनना, दूध दही बन जाता है तो वो बदल गया। लोहे पर जंग लगना, वो पहले से चेंज हो जाता है। भोजन का पचना, भोजन चेंज हो गया पहले से। पानी से बर्फ का बनना या बर्फ से पानी का बनना, स्टेट चेंज हो गया। यही सब होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यही सब जो हुआ बदलाव, इसी को कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंज, रासायनिक अभिक्रिया। अब फिर उसको कैसे हम समीकरण में लिखते हैं, ये कितने टाइप का होता है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये धीरे धीरे हम सारा इसको इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, देखते रहिए। इसमें जो अभिक्रिया वापस पहले जैसे आ जाती है, कुछ ऐसा केमिकल चेंज है जो जैसा पहले था वैसा आ गया फिर वापस। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बनना, तो उसको हम फिजिकली चेंज कहेंगे, जो वापस आ जाए। जैसे पानी से बर्फ या बर्फ से पानी का बनना, तो आइस से वाटर, फिर वाटर से आइस बन जाएगा। तो इसके बीच में जो एरो दिया गया है उसको कहते हैं रिवर्सिबल, मतलब दोनों डायरेक्शन में इस तरह का साइन देंगे उसके बीच में। और जो पहले जैसा वापस नहीं आ पाता है, एक बार हो गया तो खत्म, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध आएगा नहीं आएगा, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो उसके बीच में ऐसा देना पड़ता है। देखिए एक एरो बस, एक एरो बस, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल, जो एक बार हो जाए वापस ना आए। और बीच में अगर इस तरह से है डबल एरो आगे पीछे, तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल, जो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगला जो होता है वो कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए, आगे रिएक्शन को ले जाने के लिए। अब पिछला एरो, नीचे जो एरो है बैक साइड में, उसको बैकवर्ड कहेंगे, रिएक्शन को बैक ले जाने का काम ये करता है। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर कहते किसको है। जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई भी चीज अकेले या किसी दूसरे के साथ मिल करके काम करता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद भिन्न गुण वाले, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एक या एक से ज्यादा नया पदार्थ सबस्टांस बना लेता है। मिला, अलग गुण वाला, अलग प्रॉपर्टी वाला एक या एक से ज्यादा नया सबस्टांस कोई पदार्थ बना लिया, तब ऐसा होने को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी सी डी से मिला तो बना लिया ए डी और बी सी। रिएक्शन होने का यही तरीका है कि जब रिएक्शन होगा तो ये मिलेगा इलास्ट से और ये मिलेगा इससे, ये इससे और ये इससे, हो गया ना ए डी बी सी। तो एरो के जो इस तरफ होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, इस तरफ जो है इसको कहते हैं प्रोडक्ट। यही रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना। जिस तरह H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl हुआ, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हुआ। रिएक्शन होने का यही तरीका है। इसी तरीका से बहुत सारा रिएक्शन आपका बन जाएगा, फिर अंदाज मिलेगा तो बहुत सारा रिएक्शन बनना शुरू हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसका क्या गुण है, क्या विशेषता होगा, उसको देखिए। जब रिएक्शन होगा तो गैस भी निकल सकती है,
कोई भी गैस रिएक्शन होने पर गैस निकल सकती है। जिस तरह से जिंक और HCl रिएक्शन किया है तो जिंक क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस निकली है। उसी तरह से है प्रिसिपिटेट का बनना, रिएक्शन होने के बाद प्रिसिपिटेट भी बन सकता है। जो प्रिसिपिटेट सॉलिड होता है और सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। जैसे NaCl है, इसमें हम AgNO3 डाल दिए हैं तो रिएक्शन ऐसे ना होगा, Na शुरू का और NO3 लास्ट का। देखिए यहाँ का A शुरू का, D लास्ट का, फिर ये लास्ट का, ये शुरू का। उसी तरह यहाँ भी Na शुरू का, NO3 लास्ट का। देखिए NO3 अलग हो गया और AgCl यही सॉलिड है और अवक्षेप प्रिसिपिटेट बन करके एरो नीचे की तरफ नीचे बैठ गया है, उसी को कहते हैं नीचे जो बैठ जाता है अलग हो जाता है उसी को कहते हैं प्रिसिपिटेट अवक्षेप। और ऊपर एरो मतलब हाइड्रोजन गैस से ऊपर चली जाएगी। जब रिएक्शन होता है तो कलर भी बदल सकता है, सही बात है। जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है वायलेट बैगनी, लेकिन इसमें नींबू का जूस डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे तो एसिड होता है खट्टा, एसिड की वजह से ये कलरलेस हो जाएगा। रिएक्शन हुआ, रंग बदल गया। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर होता है ऑरेंज, लेकिन इसमें SO2 गैस भेजेंगे तो इसी का कलर हो जाएगा ग्रीन। ये सब हुआ रिएक्शन होने के बाद इसमें कलर का चेंज होना। उसी तरह से रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर भी बदल सकता है। जैसे चूना में पानी डालेंगे तो देखिएगा काफी हीट निकलेगा, टेम्परेचर बदला। और उसी तरह से अगर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हुआ। रिएक्शन होने के बाद स्टेट भी बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलन, सॉलिड था मोमबत्ती, लिक्विड भी हुआ और गैस भी निकला, सब तीनों स्टेट आ गया उसमें। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो पदार्थ सब्सटेंस भाग लेगा, हिस्सा लेगा, उसको हम सिंबल या फॉर्मूला के सहायता से, उसके फॉर्मूला के हेल्प से या सिंबल के हेल्प से रिएक्शन का शॉर्ट रूप लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब लिख लेंगे तब फिर उसको बैलेंस करेंगे, ऐसा होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने का 4 तरीका है, जो चारों तरीका हमने रिएक्शन बैलेंस के बेसिक वीडियो में बता दिया था। तो कौन कौन है बैलेंस करने का तरीका? पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड, तीसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और चौथा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये सब मेथड से इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा, इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले बैक वीडियो शॉर्ट में चारों तरीका दिया हुआ है, टाइप्स वहां दिया हुआ है, ये सब वहां देख सकते हैं, वहां हो चुका है, इसलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण से हमको क्या पता चलता है और क्या पता नहीं चलता है। कोई जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हम देखेंगे कि हमको क्या पता नहीं चलता है, तो उसके लिए क्या करेंगे तो हमको क्या चीज पता चलेगा, उसका कंडीशन, उसको देखिए। रासायनिक समीकरण से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स के रेशियो की जानकारी मिल जाती है, उसके मास रेशियो की भी जानकारी हमको मिल जाती है, और यह गैसियस फॉर्म में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उस गैस के रिलेटिव वॉल्यूम की भी जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया गैस बनाया, तो यहां नाइट्रोजन देखते हैं कितना एटम है, देखिए एन का एक नहीं बल्कि 2 एटम है। शुरू में कुछ नहीं है तो 1 मोल हुआ। नाइट्रोजन का ऊपर में कितना होगा, 7 गुना 14 ऊपर में
तो 14 दूना 28 ग्राम एक वॉल्यूम होगा। कोई भी गैस एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर जगह छेकती है, इसीलिए 22.4 लीटर यहां लिखे हैं। उसी तरह इसके लिए आ जाते हैं, तो 2 या 6 एटम 3 मोल, एक तो ऊपर में 2 या 6 ग्राम 3 वॉल्यूम और 3 इंटू 22.4 लीटर। इधर के लिए देखते हैं 2, ये एटम अब नहीं रहा, ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल, उसके बाद 2 मोल, और इसका निकालिएगा नाइट्रोजन का 7 और दूना 14, 1 या 3 तो 14 3 17 और दूना 34 ग्राम, 2 वॉल्यूम और 2 इंटू 22.4 लीटर। रासायनिक समीकरण से हमको अब क्या पता नहीं चलता है उसको देखो। हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। और यह भी पता नहीं हमको चलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, मतलब हीट लेके रिएक्शन हो रहा है या रिएक्शन होने के बाद हीट निकल रहा है, ये भी पता हमको नहीं चलता है। और ये भी पता नहीं चलता कि रिएक्शन को कितना प्रेशर या टेम्परेचर या कंसंट्रेशन या किस कैटलिस्ट की जरूरत है, ये भी पता हमको नहीं चलता है। किस तेजी से रिएक्शन हो रहा है उसके वेलोसिटी की भी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, और रिएक्शन होने के बाद विस्फोट होगा कि नहीं होगा, कितना रिएक्टेंट लगेगा या कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सब कुछ की जानकारी हमको रासायनिक समीकरण लिखने से पता नहीं चल पाता है। इसलिए इस सबको जानने के लिए, आसान बनाने के लिए कुछ चीज हम रिएक्शन के साथ ही कर देते हैं जो जिससे हमको कुछ पता चल जाए। जैसे इसलिए इन सब की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये रिएक्शन लिखेंगे जिंक तो S लिख देंगे, मतलब पता चलिए सॉलिड है। H2SO4 AQ लिख देंगे, मतलब ये एक्वस है। ZnO4 एक्वस। H2G लिख देंगे, मतलब ये गैस है। इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमको वैसे पता नहीं चले, तो ये लिख देंगे तो इस तरह से आसानी हो जाए समझने में, और जानकारी हमको उस केमिकल इक्वेशन की पता चल जाए। C+O2 बराबर CO2 बाद में हीट देता है तो एक्सोथर्मिक हुआ। N2+O2 पहले हीट लेता है तब NO बनाता है, तो ये एंडोथर्मिक हुआ। इस तरह से हम लिख देते हैं। Zn+H2SO4 बराबर ZnO4 + H2, हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर की तरफ एरो कर देते हैं, गैस है तो ऊपर जाएगी। AgNO3 + HCl बराबर AgCl + HNO3, AgCl प्रिसिपिटेट है, नीचे बैठ जाएगा तो एरो नीचे कर देते हैं। और रिएक्टेंट है उस पर क्या कैटलिस्ट हम देंगे, उस पर कैटलिस्ट लिख देते हैं, इधर प्रोडक्ट बनता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो है कोई आदमी 2 आदमी को लड़वा दिया या उसकी लड़ाई को हटा दिया, तो आदमी तो किसी के तरफ नहीं है, कुछ लड़ाई में उसका हिस्सा नहीं रहा, लेकिन लड़ाई को कमा दिया या ज्यादा किया। कैटलिस्ट उसी तरह रिएक्शन को तेज कर देता है या धीरे कर देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में नहीं रहता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। और N2+3H2 इरिवर्सिबल, अब अकेला देंगे इरिवर्सिबल या इस तरह से दे देंगे रिवर्सिबल, क्या है बीच में लिख देंगे तो हमको सब कुछ की जानकारी पता चल जाएगी। अब देखते हैं कि रिएक्शन भी कितने टाइप का होता है। देखिए अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हमने देखा था कि केमिकल चेंज 2 तरीके से होता था, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो बना फिर वापस आ गया, केमिकल चेंज में जो एक बार बन गया वो वापस नहीं आया। और अब हम देखते हैं फिर उसी तरह से केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप बैक के बेसिक वीडियो में हमने बताया था एग्जांपल के साथ, तो यहाँ पर फिर उसको कुछ दोबारा रिवाइज करके जो 10th के सिलेबस में है उतना ही यहाँ बता देते हैं, और लॉन्ग के लिए बैक वीडियो देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए, सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन। इसमें सिर्फ रिएक्टेंट जुड़ जाता है बस,
दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद कोई चीज निकलता है, गैस के रूप में निकलेगा। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने से जगह बदला बदली करेगा, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा के वहां पर चला जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन का उल्टा है, मतलब डिकम्पोज होना, टूट जाना, करंट से या हीट से वो टूट जाएगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सब रीअरेंज होगा और फिर से एक नया चीज बना लेगा। इलेक्ट्रोलिसिस, ये करंट से कोई लिक्विड टूट जाता है, इसको फैराडे ने बताया था, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में पूरा लॉन्ग डिटेल है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद प्रिसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में नीचे कोई चीज बैठ जाएगा, नीचे की तरफ एरो करके दिखाते हैं, इस तरह का रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल बन जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो लाइट के थ्रू होता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और ऑक्सीजन से मिलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन से मिलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, इस तरह की बात सब। इसका एक चैप्टर फिर अलग है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कुछ अदर टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन बताया है, दोनों डायरेक्शन में होना, फिजिकल चेंज में जैसे होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल चेंज में होता है, जो एक ही डायरेक्शन में हो जाए, एक एंगल से इसको दिखाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा है जो रिएक्शन होने के बाद हीट निकलता है, और इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें पहले हीट ले लेता है तब रिएक्शन होता है। तो इस तरह से करके इतना रिएक्शन का हमने टाइप जाना, इतना टाइप है जो सारे क्लास तक 8 से लेकर के काम आएगा, लेकिन इसमें अभी 10 के हिसाब से जो है उसको बताते हैं, और बैक वीडियो में चाहिएगा तो और लॉन्ग वहां पर देख सकते हैं, सीख सकते हैं अभी जो बताए। तो पहला चलते हैं इसमें, ये इसी का दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो जाना, सही बात है, या सिंथेसिस होना मतलब बनना, या एडिशन होना मतलब जुड़ जाना, या इसी को हिंदी में कहेंगे संयोजन, संयोग होना, या संश्लेषण बनना, या योगशील अभिक्रिया योग हो जाना। इस तरह का रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखिए। इसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिल करके सिर्फ एक तो नया पदार्थ बना लेता है बस, जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होगा ही होगा। चीनी, पत्ती, पानी, ये सब मिल करके चाय जो बना लिया, तो चाय अब मिलेगा चीनी के गुण से, चाय मिलेगा पानी जैसा, चाय मिलेगा पत्ती जैसा नहीं ना, सब मिलकर एक अलग बन गया। तो वही होता है जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना, अब CO2 को मिलाइएगा कार्बन से तो नहीं मिलेगा, CO2 को मिलाएगा ऑक्सीजन से तो नहीं मिलेगा, अलग अलग गुण हो गया सबका। तो यही हो गया, दोनों मिलकर सिर्फ एक चीज बना लेना, एडिशन रिएक्शन से ऐड हो जाना बस। अब देखिए यही कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाने। SO2 O2 से मिलकर के SO3 बना लिया, CaO H2O से मिलकर के CaOH का होल 2 बना लिया, फिर यही बनाने लगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब चूना रंग देंगे तो बाद में फिर वो चमकने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। दूसरा है वियोजन या अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें सिर्फ टूट जाना है बस, उसमें जुड़ना था, ये टूटना है। इसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिसके गुण भी अलग होगा ही होगा। ये पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है जो भी पढ़े, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO और CO2 बना देगा, CO2 ऊपर जाएगा, CO जो बना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका यूज सीमेंट बनाने में होता है। FeSO4 पहले ये 7H2O के साथ होता है, वाटर के साथ, इसको गर्म किए तो पहले ये हरा था, अब ये हो गया है ब्राउन, ये भी टूटा है तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना है, टूट गया, टूटने वाला रिएक्शन बढ़ना है। और ये रिएक्शन पहले हीट लेता है तब शुरू होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब हीट की वजह से रिएक्शन होना कहते हैं। तीसरा है वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस होना,
इसके बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फराडे ने कौन कौन नियम दिया उसको जानेंगे डिटेल से। कुछ मेटल है जिसका लिक्विड अगर ऑक्साइड या क्लोराइड के रूप में रहे, अब उससे होकर के हम करंट भेजेंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो मेटल है पॉजिटिव वाला वो जाके कैथोड पर, और जो नॉन मेटल है निगेटिव वाला वो जाके एनोड पर जमा हो जाता है। जैसे 2NaCl, इसमें करंट भेजें तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन जाकर के एनोड पर जमा हो जाता है। अलग अलग भी करने का ये तरीका है, मेटलर्जी में पढ़े थे। 4 है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना यानी हटाना, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा के वहां बैठ जाएगा, लेकिन एक बार हटाएगा ऐसे सिंगल रिएक्टिव सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और 2 बार भी हटाता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इसको पढ़ेंगे। इसमें किसी यौगिक में परदंश, किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को किसी दूसरे एटम या एटम के द्वारा हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो कम रिएक्टिव मेटल का ज्यादा रिएक्टिव मेटल द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है ज्यादातर। जैसे FeCO4 ब्लू कलर का है, FeSO4 ग्रीन बन गया है, CO अलग हुआ। देखिए यहाँ CO को हटा करके Fe बैठ गया है और CO को अलग कर दिया है। इससे पता चलता है कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए CO को हटा दिया हो जाएगा, बैठ गया। ज्यादा रिएक्टिव है तो हटा दिया, कम रिएक्टिव है तो हटा दिया इसको। NaBrCl2 2NaCl प्लस Br, यहाँ Cl Br को हटा दिया। Zn+2CH3COOH और CH3COOH का होल टू Zn प्लस H2, यहाँ जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा दिया, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब अगला 5वां है उभय विस्थापन अभिक्रिया, मतलब के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने देखा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक ही बार हटाया जा रहा था ज्यादा रिएक्टिव मेटल से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से कम रिएक्टिव एलिमेंट को, लेकिन यहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से कम रिएक्टिव एलिमेंट को 2 बार हटाया जाएगा, एक ही साथ 2 बार हटा दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। नाम बदल बदल के देगा, इसलिए सारा नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें 2 यौगिक अपने आयनों का एक्सचेंज या आदान प्रदान करता है। इसमें 2 कंपाउंड अपने आयन का एक्सचेंज करेगा, 2 टुकड़ा करेगा करके 2 नए यौगिक 2 नया कंपाउंड बनाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया होने को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक यौगिक के साथ होती है। ऐसा रिएक्शन आयनिक कंपाउंड के साथ ही देखा गया है, जैसे Na+Cl- आयनिक रूप में लिख दिए हैं, प्लस Ag+NO3-, तो यहां देखते हैं उसी तरह से होगा NaNO3 और AgCl, तो AgCl नीचे बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट है। तो एक ही साथ देखें कि एक के साथ यहां मिला करके दोनों डिस्टर्ब हुआ, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट के कारण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब छठा देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं, मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के बाद सॉलिड रूप में एक प्रिसिपिटेट के रूप में उसी का कोई पार्ट अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से, ज्यादातर नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई भी प्रोडक्ट सॉलिड के रूप में सॉल्यूशन से अलग हो जाता है और नीचे ज्यादातर बैठ जाता है, तो ये अलग करने के लिए भी मेटलर्जी में काम आता है। और उस ठोस चीज को जो अलग हुआ है उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। जैसे NaCl+AgNO3 बराबर AgCl+NaNO3, तो यही जो AgCl है यही रिएक्शन का है, ये नीचे बैठ गया है, यही प्रिसिपिटेट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। 7वां है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा पता नाम से चल रहा है कि रिएक्शन होने के बाद जरूर ये न्यूट्रल हो जाता होगा, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा गया है। देखिए नाम के हिसाब से बहुत कुछ आप सोच के समझ के लिख सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। इस अभिक्रिया में कोई एसिड
कोई बेस के साथ मिल जाता है और मिल करके साल्ट और वाटर बना लेता है। तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है और वह न्यूट्रल बन जाता है। तो साल्ट बनना यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे H2SO4 एसिड है, KOH बेस है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है? इसके लिए एक चैप्टर ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें जानिएगा, पहचान देख के पहचान लीजिएगा ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। रिएक्शन किया है तो सॉल्ट और वाटर बना है, तो यही न्यूट्रल हो चुका है ये रिएक्शन, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट है एक 8वां, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता होगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश लाइट के ही प्रेजेंस में होता है उसी को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिला करके हम अंधेरा में रख देंगे, तो चूंकि ये तो लाइट के प्रेजेंस में होता है, अंधेरा में रख देंगे तो कोई रिएक्शन उसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको सनलाइट, सूरज की रोशनी में देंगे बस ये रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो रिएक्शन करके क्या बनाता है उसको देखिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके HCl बना लिया। अब इसको सनलाइट दिए हैं जो, तो सनलाइट को हम H न्यू भी लिखते हैं, इसको कहते हैं न्यू। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है गैस के रूप में 6CO2 + 6H2 लिक्विड वाटर है, इसमें भी सनलाइट H न्यू लिखती है उसको बदला में। तो ये बनता है एक्वस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस, यही ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं। तो ये ग्लूकोज भोजन बनता है जो पेड़ पौधा उसको खाता है, जिंदा रहता है। जो बच जाता है वो पड़ेगा स्टोमाटा में, गार्ड सेल ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, तो बायो का है। तो ऐसा होने को पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है वैसा होने को ही फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन है। तो मेरा रिएक्शन का टाइप्स भी खत्म हो चुका, लेकिन जब सब कुछ यहाँ पे बतलाए हैं तो बैलेंस करना भी एक ही दिया है 10th में, एक ही टाइप से हिट एंड ट्रायल मेथड से। और 3 टाइप और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो बैक वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए उसको काहे छोड़े, उसको भी हम यहाँ पर बैलेंस करना एक तरीका से ही था। हम 5 एग्जाम्पल बता देते हैं, बैलेंस करना आपको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग चाहिएगा तो वहां शॉर्ट बैक वीडियो में बेसिक वाले में देख सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस हम कैसे करेंगे, बड़ी आसान होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाया है, बीच में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बीच में ये दीवार है, इसके उधर और इसके इधर दोनों तरफ एटम को बराबर कर देना है। कैसे बराबर करना है गौर से देखिए। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर कम है ना, तो कम है तो 2 लगा दीजिए। इधर नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन तो बराबर हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 नहीं है बल्कि 2 लग गया। शुरू में तो सब के लिए हो गया, तो 2 तिया 6 H है इधर, इधर 2 H है। एक तो काम करते हैं, इधर 3 लगा देते हैं, तो 3 दूना 6 H इधर भी हो गया, 2 तिया 6 H इधर भी हो गया। मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्स और वाई का वैल्यू इसी तरह किया जाता है। इसके 3 से उसको मल्टीप्लाई, उसके 4 से इसको मल्टीप्लाई। इसका 3 इधर लगा दिए, इसका 2 इधर लगा दिए थे। इस तरह से करके रिएक्शन बैलेंस हो गया। N2 तो N2, 3 दूना 6H तो 2 तिया 6H, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको देखते हैं, Al इधर 4, इधर है 2 ही है, तो कोई बात नहीं, इधर 2 लगा देते हैं, तो 2 दूना 4Al 4Al हो गया। अब कार्बन देखते हैं, इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 लगा देते हैं, 3 कार्बन 3 कार्बन, ये हो गया बैलेंस। अब H में आते हैं, H देखते हैं 2 है इधर, है ना, पूरा में देखिए 2 ये ठो है, इधर में 3 चौका 12 ठो है, तो 6 लगा देते हैं, तो 6 दूना 12 ठो हो गया। अब O बचा, तो O देखिए, O इधर 6 O हुआ, तो इधर भी 2 तिया 6 O हुआ, बराबर हो गया। बड़ी आसान। इधर देखते हैं एल्युमिनियम 1 है, इधर 1 K है, तो एल्युमिनियम बराबर है, ठीक है, छोड़ देते हैं। क्लोरीन देखते हैं, इधर Cl3 है, इधर Cl 2 ही है, तो क्या करेंगे, 2 लगा, इधर 3 है, इधर 2 ही है,
एक तो काम करते हैं, इधर का 2, इधर तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे, जो भी लिखेंगे शुरू में, इधर का 3 तब इधर कर देते हैं, इधर हो गया 2 तिया 6 Cl, 3 दूना 6 Cl हो गया। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम गड़बड़ हुआ है। हाँ, एल्यूमिनियम एक के था तो 2 हो गया, इधर इधर के रहा, इधर 2 लगा देते हैं, तो एल्यूमिनियम जब 2 हो गया, ये भी बराबर हो गया। बचा कौन अब? Ca, तो Ca इधर में पूरा में एक होना है, एक है, इधर में Ca 3 है, इधर कम ही है तो 3 लगा देते हैं, तो Ca भी हो गया पूरा। अब O इधर कितना है? O ये 2, ये शुरू का 3, 6 हुआ, 2 तिया 6, इधर भी O 2 तिया है 6 है, ये है। और हाइड्रोजन 3 दूना 6, 2 तिया 6 हाइड्रोजन, यह बराबर हो गया। इसमें देखते हैं Fe है इधर 1, इधर है 3, है ना। देखिए पूरा दीवार है इसके, इधर में पूरा में इतना कैठो Fe है, 1 ठो है, और इधर में पूरा में कैठो Fe है, 3 ठो है, तो 3 इधर लगा देते हैं, तो 3 Fe इधर हो गया, 3 Fe इधर हो गया। अब H2 में देखते हैं, H इधर 2 है, इधर H 2 है, हो गया, ठीक है। O देखते हैं, O इधर 1 है, इधर 4 है, देखिए O4, शुरू में कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ यही वो 4 है, वो 4 है। तो काम करते हैं, इधर 4 लगा देते हैं, 4 O 4 O 4 O हो गया। फिर H गड़बड़ हो गया, H हो गया 4 दूना 8 H, इधर 2 H है, ऐसा कि इधर 4 लगा देते हैं, तो 4 दूना 8 इधर भी हो गया, इस तरह से बैलेंस हो गया। एक और है लास्ट, लगभग समझ में आ गया होगा, दिक्कत तो कमेंट में पूछिएगा, कहां से देखते हैं जरूर लिखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। Al देखिए, 1 है, इधर 2 है, इधर 2 लगा देते हैं। H2 इधर 1 है, 2 है, इधर 2 है, इधर छोड़ देते हैं। S इधर 1 है, इधर में S है, बाहर में 3 है, O के लिए 4 हुआ, S अकेला है, S 3 है, इधर S एक के है, इधर 3 लगा देते हैं। कोई भी चीज शुरू में तो लास्ट में लिखेंगे नहीं, जो भी लगाएंगे शुरू में, इधर में S के लिए हम 3 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो S भी हो गया। देखिए Al 2 था तो Al 2 हो गया, H शुरू में 2 था, ये 2 था। S पर जब आया था तो S इधर में 1 था, इधर में 3 था, 3 लगाया था, H गड़बड़ हो गया, H हो गया 3 दूना 6, इधर 2 है, इधर 3 लगा देते हैं, 3 दूना 6 H फिर हो गया बराबर। अब O बचा था ना, O 3 चौका 12, इधर में है O 4 या 12, वो बराबर हो गया। इस तरह से करके रिएक्शन बैलेंस भी आपने एक तरीका से देख लिया। लॉन्ग जानने के लिए हमारा बैक वीडियो पर जाइएगा, बेसिक वीडियो, तो हम और भी तरीका जान सकते हैं। तो देखते हैं कि दहन और ज्वाला क्या होता है। दहन मतलब जलना, और ज्वाला लौ के साथ ही जलेगा। क्या होता है, कैसे जलता है, किसमें रोशनी मिलता है, नहीं मिलता है, किसमें हीट और लाइट मिलता है, नहीं मिलता है, कौन कैसे जलता है, इस सब बात को देखिए। दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। सही बात है, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन में जलेगा तो उसमें से हीट और लाइट निकलेगा, सही बात है। तो इसी ही हम जलना कहते हैं, दहन कहते हैं, सही बात है। जैसे सल्फर ऑक्सीजन में जला है तो SO2 बना है, और उसी के साथ साथ लाइट और हीट भी निकला है, तो होगा ये कुछ जलेगा तो लाइट निकलेगा और हीट तो निकलेगा ही निकलेगा। जलने वाले जो पदार्थ होता है उसको हम दहनशील कहते हैं, मतलब जलने वाला है, या उसी को ज्वलनशील भी कहा जाता है। गाड़ी से पर देखिएगा, ट्रक होगी, एक ड्रम वाली ट्रक, इस पर लिखा होगा पेट्रोल ले जाता है, उस पर लिखा रहता है अत्यंत ज्वलनशील, बहुत ज्यादा जल्दी से जलने वाला, बहुत कम हीट पे ही जल जाने वाला, ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब जलने वाला। और जो नहीं जल सकता है जो पदार्थ, उसको अज्वलनशील या अदहनशील कहेंगे। और लगा दें मतलब नहीं, ये मतलब नहीं, नॉट। दूसरा बात यह है कि आज तक हम सुनते आए हैं कि कोई भी चीज ऑक्सीजन
हवा मिलेगा तभी जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिना ऑक्सीजनों का कोई चीज जल जाता है, बिना हवा के भी प्रेजेंस में कोई चीज जल जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस जलना में लौ निकले, हीट निकलेगा, लौ निकले, जरूरी नहीं है। लेकिन जल किसी तरह से भी सकता है। पेट में जो खाना हमारा पचता है उसको भी हम जलना कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी हमारे बॉडी में हीट निकलती है, लाइट नहीं निकलती है, लेकिन हीट निकलती है, इससे हमारा बॉडी गर्म रहता है। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां भी जलना संभव है। बिना हवा, बिना ऑक्सीजन का भी कोई चीज जल सकता है, यह संभव है। जैसे क्लोरीन में जल सकता है कोई चीज, बिना ऑक्सीजन का तो जल गया, बिना हवा का तो जल गया। क्लोरीन में जल सकता है कोई चीज, उसको क्लोरीनेशन कहेंगे। उसी तरह हाइड्रोजन में कोई चीज जलेगा तो उसको हाइड्रोजनेशन कहेंगे। उसी तरह कोई चीज नाइट्रोजन में जलेगा तो उसको नाइट्रेशन कहेंगे। लेकिन वहां पर हवा और ऑक्सीजन का तो जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन ऐसे भी जल गया तो जलता है। जैसे मैग्नीशियम को हमने नाइट्रोजन में जलाया, बिना हवा या बिना ऑक्सीजन का जला दिया नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में भी मैग्नीशियम जल गया। 3Mg+N2 बराबर Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड तो बन गया और जला तो लाइट और हीट निकला। उसी तरह से C25H52 ये मोमबत्ती का फॉर्मूला होता है, मोम का। इसको क्लोरीन में जला दिया तो कार्बन और HCl बना, तो ये क्लोरीन में जला तो क्लोरीनेशन कहलाया। कहां यहां हवा या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा, लेकिन क्लोरीन में जला तो क्लोरीनेशन कहलाया। जो पदार्थ जलने में हेल्प नहीं करते हैं उसे दहन का अपोषक कहते हैं। जो चीज जलने में मदद नहीं करता है, जैसे CO2 जलने में मदद नहीं करेगा, बल्कि CO2 आग को बुझाएगा। बस में देखिएगा, सिनेमा हॉल सब में देखिएगा, इतना बड़ा लाल ऐसा रखा रहता है एक डिब्बा जिसमें CO2 गैस रहती है। या अगर आग लग गया कहीं पर तो हम किसी कंबल से ढक देते हैं ताकि उसमें अंदर में सिर्फ CO2 हो जाए, या बालू सब नहीं जलने वाला है, वो सब देते हैं आग बुझाने के। तो जो चीज जलने में मदद नहीं करता है उसको दहन का अपोषक कहते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो जलने में मदद नहीं करेगा, बल्कि रोकेगा जलने को। और जो जलने में मदद करता है उसको दहन का पोषक कहते हैं। जैसे मदद कर जलने में, जैसे क्लोरीन मदद किया जलने में, हाइड्रोजन जलने में मदद किया, नाइट्रोजन जलने में मदद किया, तब ना उसमें क्लोरीनेशन, नाइट्रोजनेशन, नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन हुआ है, या ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, तो सब जलने में मदद करने वाला चीज सब है। लेकिन जलने के लिए भी कुछ शर्त है, तब ये कोई चीज जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। जलने के लिए पहली शर्त यह है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना जरूरी है। जब जलने वाला चीजें हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या चीज को जलाएंगे। तो दहनशील पदार्थ का होना बहुत जरूरी है, तभी ना कोई चीज को जलाएंगे, शुरू करेंगे जलाना, तो होना जरूरी है। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब दहन जलने को जो मदद करता है उसका भी होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो, जरूरी नहीं है कि हवा हो, लेकिन क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, कुछ हो। लेकिन तो दहन का पोषक पदार्थ भी होना जरूरी है, तभी ना जलने को मदद करेगा, तभी वो जलेगा, होना जरूरी है। तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। जो वस्तु जिस टेम्परेचर पर जलना शुरू कर देता है उस टेम्परेचर को, उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप, जैसे पेट्रोल का बहुत कम होता है, तुरंत आग पकड़ लेगा। कागज का उससे थोड़ा ज्यादा आग पकड़ लेगा। पतली लकड़ी का उससे थोड़ा ज्यादा होता है, मोटी लकड़ी का ज्यादा होता है। उसमें कितना माचिस लगा के मोटी लकड़ी में पकड़ाएंगे, आग पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। तो जब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर, जितना ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उतना ताप उसको नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं जलेगा। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब सभी पदार्थ का ज्वलन ताप एक जैसा नहीं होगा। हम पता है ना कि मोमबत्ती ये है, पेट्रोल है उसका बहुत कम है, उससे ज्यादा कागज का, उससे ज्यादा पतली लकड़ी का, उससे ज्यादा मोटा लकड़ी का है। तो जिसका जितना ज्वलन ताप होगा, इग्निशन टेम्परेचर, उतना ताप उसको मिलेगा, तभी वो जलना शुरू करेगा, नहीं तो नहीं शुरू करेगा, नहीं तो जल में नहीं करेगा। उससे उसके ज्वलन ताप के बराबर हमको हीट देना ही पड़ेगा, तभी वो जलेगा। ये सब जलने के लिए आवश्यक शर्त है। एक चीज हम जानते हैं कि जैसे व्हाइट फास्फोरस होता है, वो खाली हवा के संपर्क में आया जल जाता है। पेट्रोल है, थोड़ा दूर से आग पकड़ लेता है, उससे थोड़ा आगे कागज, उससे थोड़ा आगे पतली लकड़ी, उससे ज्यादा मोटी लकड़ी। तो ये सब को ज्यादा देर तक मोटी लकड़ी के पास अगर जलाए रहेंगे तो ज्यादा देर तक में ज्यादा हीट जब लेगा, तब मोटी लकड़ी जलेगा। ये सब कम में हीट पर जल जाता है। जादू दिखाने वाले को देखिएगा कि
वो लपेट करके व्हाइट फास्फोरस को रखे रहता है। एक लाल फास्फोरस भी होता है, काला फास्फोरस भी होता है, सब जानेंगे, फास्फोरस पढ़ेंगे उसमें। तो लाल फास्फोरस जो है माचिस में रहता है, वो डायरेक्ट संपर्क में आने में नहीं जलता है, हल्का सा रगड़िए तो थोड़ा सा हीट निकले, गर्म होगा, उतना ही गर्म पे लाल फास्फोरस जल जाता है। देखिएगा माचिस ऐसे घसिए और जल गया। और सबसे कम जो होता है उजला फास्फोरस, उसको देखिएगा जादू वाला सब लपेट के पन्नी में, जहां पर हवा नहीं लगे उसमें रखे रहेगा और कहेगा कि जब हम देखिए अभी बिना माचिस का इस कपड़ा को जला देंगे, उस फास्फोरस व्हाइट वाले को निकालेगा और पन्नी से जैसे बाहर निकाल कपड़ा के अंदर में से निकालेगा, उसको हवा मिला, वो जल गया। ऐसे खेल दिखाता है। उससे ज्यादा लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, पेट्रोल, डीजल, कागज, पतली लकड़ी, मोटी लकड़ी, इस तरह सबका टेम्परेचर इग्निशन अलग अलग होता है। अब देखते हैं कि ज्वाला क्या होता है। लॉ जो हम देखते हैं ज्वाला, सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला के साथ जलेगा, जलने वाली गैस। पहला, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने पर अगर कोई चीज जल रहा है, अगर उसको खूब अच्छा सा ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो ब्लू रोशनी के साथ जलेगा। इसमें फ्यूल का पूरा दहन होता है, वह नीले ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन ब्लू के साथ जलेगा तो लेकिन रोशनी नहीं देगा बाहर वाले सब। इसलिए इसको हम प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। ऐसा रोशनी से कोई फायदा नहीं। जैसे स्टोव की रोशनी में क्या होता है, उसको चारों तरफ से अच्छा से हवा मिलता है और खूब अच्छा से स्टोव ब्लू लौ के साथ जलता है। लेकिन अगर हमारे पास सोचेंगे किसी रोशनी का हम इस्तेमाल कर लें, तो नहीं है लाइट, अभी लालटेन और टॉर्च नहीं है घर में, तो ऐसा कभी देखे हैं कि स्टोव जला के स्टोव की रोशनी में पढ़ते हैं? नहीं ना, उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लू रोशनी में हमको दिखाई नहीं पड़ता। और कम अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ठीक से जल नहीं पाएगा ईंधन, तब वह पीला रोशनी के साथ जलेगा और उसमें हमको कोई चीज नजर आएगा। जैसे लैंप की रोशनी, उसमें ठीक से घेरा रहता है, ठीक से ऑक्सीजन मिलता नहीं है, हवा, तो पीला रोशनी के साथ जलेगा तो उसमें हमको नजर आएगा, उजला रोशनी में नजर आएगा, ब्लू रोशनी में नजर नहीं आता है। हम देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला, कैंडल का जो लौ होगा उसको देखिए। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर, मोमबत्ती को जो जलाएंगे तो उसका मोम पिघलेगा और पिघल कर बत्ती में ऊपर चढ़ता है, पिघलेगा और बत्ती में ऊपर की तरफ चढ़ेगा, सरफेस टेंशन के कारण, फिजिक्स में जानिएगा। तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब ऊपर जाएगा तो गर्म से वो भाप वाष्प में बदल जाएगा। यही वाष्प वायु में जलकर ज्वाला उत्पन्न करती है। यही भाप हवा में जल करके ज्वाला पैदा करती है। इसका ज्वाला पीला रंग का होगा, और जब पीला है तो प्रकाशमान होगा ही होगा। लेकिन इसका पीला काहे हो गया? इसको तो ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है। लैंप में ना बंद था पीला होना चाहिए, या स्टोव में तो पूरा मिल रहा था तो उसका ब्लू था, इसको भी पूरा ऑक्सीजन हवा मिल रहा है मोमबत्ती को, तो इसका भी ब्लू लॉ होना चाहिए। इसका पीला क्यों हो गया लॉ? लैंप या लैंटर्न की तरह से इसमें कार्बन के कण मोम के वाष्प में मिक्स हो जाते हैं। इसमें जो कार्बन का सूक्ष्म पार्टिकल्स है वो मोम के वाष्प भाग में जाकर के मिल जाता है। मिलने से चमकता है और जलने में ऑक्सीजन को पूरा लेने में रुकावट करता है, जिससे इसका ज्वाला भी पीला रंग का हो जाता है और रोशनी आसानी से देता है दूसरे के फायदे के लिए। मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट, मोमबत्ती का जो लॉ है उसका कैसे बनावट है उसको समझिए। कि मोमबत्ती है प्रकाशहीन मंडल, सबसे ऊपर जो होता है वो रोशनी नहीं देता है, बीच वाला प्रकाशमान मंडल, बीच वाले से रोशनी मिलती है, सबसे नीचे होगा केंद्रीय मंडल, केंद्र में होता है। सब क्या है इसको देखिए। पहला है केंद्रीय मंडल, सबसे नीचे सबसे बीच में, उसी को पहले देखते हैं। सेंट्रल जोन, यह नीला होता है, ब्लू होता है, मतलब इससे भी रोशनी हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको ऑक्सीजन अच्छा से मिल रहा होगा, इसलिए नीला जल रहा है। इसमें बिना जले मोम के वाष्प रहते हैं, इसमें बिना जला हुआ मोम का भाप वाष्प रहता है, वेपर रहता है। यह बत्ती को घेरे रहता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पे जलने वाला काम नहीं होता है।
क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में, क्योंकि वेपर जो ऑक्सीजन के संपर्क में आ ही नहीं पाता है, इसीलिए इसे अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसको अदहन मतलब नहीं जलने वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। इस जोन का ताप सबसे कम रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इतना कम रहता है कि अगर माचिस की तीली को भी वहां पे ले जाएंगे तो यहाँ पे नहीं जल पाएगा। कहाँ? सेंट्रल जोन, केंद्रीय मंडल की ये बात थी। अब चलते हैं उसके ऊपर पिछला वाले में, प्रकाशमान मंडल, लुमिनस जोन, मतलब ये जलने वाला, रोशनी वाला जगह है। इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के कारण इसमें ऑक्सीजन ठीक से मिल नहीं पाता है, जिसके कारण मोम का वेपर का पूरा ठीक से दहन जल नहीं पाता है। इसमें भी कार्बन के सूक्ष्म कण प्रेजेंट रहते हैं। मिल गया कार्बन, फिर उसको ऑक्सीजन में दिक्कत देगा और पीला कलर के साथ जलेगा जो कि रोशनी देगा। यह ज्वाला का बड़ा भाग होता है, यह भी पीला होता है। इसका टेम्परेचर मॉडरेट मिडिल लगभग रहता है। और ऊपर सबसे तीसरा प्रकाशहीन मंडल, नॉन लुमिनस जोन, मतलब यहाँ पे प्रकाश नहीं रहेगा, बिना चमक वाला जोन है। इसमें मोम का वेपर का पूरा दहन जलन होता है। इसमें ऑक्सीजन इसको अच्छा से मिलता है और यह भाग सबसे गर्म होगा, ब्लू होगा ऊपर वाला, तो रोशनी नहीं देगा वहां से। अब एक सीधा से जान लीजिए, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस सिलेंडर में हम घर में खाना बनाते हैं, उसका ऐसा क्या नाम पड़ा, उसमें क्या मिलाते हैं और कैसा वो रहता है, उसको देखना है। पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन सबका मिक्सचर है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्यतः होता है ब्यूटेन। एग्जाम में पूछेगा एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन। एक अच्छा फ्यूल होता है, वो जलने में अच्छा काम करता है। प्रेशर बढ़ने पर ये सभी गैस आसानी से, प्रेशर बढ़ने पर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। इसमें रिएक्शन होता है, कैसे चलता है देखिए, C4H10 ब्यूटेन का है, मेन ब्यूटेन का ही है, प्लस 13O2 ऑक्सीजन मिला तो 8CO2, CO2 तो निकलेगा ही, हीट निकला और वाटर निकला, तो हमको मेन हीट से मतलब यहाँ रहेगा, वाटर वेपर आता है हमको अच्छा हीट देता है। वाल्व को खोलने पर, जब वाल्व खोलते हैं जलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए चूल्हा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, सही बात है, खोलेंगे तो गैस ऊपर आएगी तो प्रेशर कम होगा। कम होने की वजह से जो लिक्विड के रूप में था वो वेपर बन करके गैस के रूप में बर्नर तक आएगा और जलेगा। जलता है खूब अच्छे रोशनी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए वो ब्लू रंग का जलेगा। स्टोव की तरह उसमें भी हमको उस रोशनी से उजाला नहीं मिलेगा। इस गैस का लगभग 1 ग्राम जब जलेगा तो 50 किलो जूल हीट हमको देता है। एलपीजी सिलेंडर में कभी कभी रिसाव हो जाता है, लीक, तो माचिस जलाए आग लग जाता है, विस्फोट काफी बढ़ने की घटना आती है। जो आदमी अपने से जल के मर जाता है, किसी से शादी करना है या जिसे, तो बाद में सब कहता है कि हम खाने बनाते टाइम में जल के मर गए, बचाने के लिए घर वालों को ऐसे कहा जाता है। तो उसके चलते एलपीजी में, सिलेंडर में खराब गंध वाली एक गैस है, इथाइल मरकप्टेन, C2H5SH मिला देते हैं, ताकि अगर रिसाव हो तो हमको पता चल सके वही गंध से होता है। नहीं मिलाएंगे तो कुछ नहीं पूछाएगा, इसलिए सांस लेंगे समझेंगे कि ठीक है माचिस जलाएंगे जल जाएंगे। उसमें मिला देते हैं हम इथाइल मरकप्टेन, C2H5SH निकले तो हमको पता चले वही गैस महक रही है, तो हम या तो स्विच ऑफ कर देंगे बल्ब सबका, या माचिस नहीं जलाएंगे, या सिलेंडर बंद कर देंगे, ये सब फायदा हमको होगा। तो ठीक है, इसको समझ गए, चैप्टर खत्म हो गया। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain सर। इसी में ये जो एक रिएक्शन का दिया हुआ था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो उसका एक वीडियो, चूंकि 11 में भी पढ़ना है तो उसका एक वीडियो बना देंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये इसी का एक पॉइंट है जो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो इस सबको देखिए, जो दिक्कत है कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।